हाँ, तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ये है अपनी हिंदी कंपलसरी की क्लास जिसे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हमारी ये सेकंड क्लास है और ये क्लास आपको रोज़ मिलती है शाम को 5 बजे। अभी फ़िलहाल हम पढ़ रहे हैं भाषा, व्याकरण और लिपि का परिचय, जिसका पहला भाग हम कंप्लीट कर चुके हैं। उसमें हमने टोटली भाषा के बारे में जानकारी प्राप्त करी थी। आज हम पढ़ेंगे व्याकरण और लिपि के बारे में, और जो कुछ भी इस टॉपिक से आपकी परीक्षा में आने वाला है वो हमारी इन्हीं 2 क्लासों में से अब कवर हो जाएगा और फिर हम इसके कुछ प्रश्न आंसर भी आज देखने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। हम यहाँ से जो है वो पढ़ चुके हैं बाकी सारी चीज़ें, भाषा, भाषा की परिभाषा, भाषा की उत्पत्ति, भाषा के 2 प्रकार और लिखित भाषा, मौखिक भाषा। उसके बाद हम लिपि भी पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम आज जो है वो लिपि से शुरुआत करेंगे। ठीक है, यहाँ से हम इसकी शुरुआत करने वाले हैं। हाँ, ये पढ़ चुके हैं बोली और हिंदी भाषा। ये हमने बोलियां जो विभिन्न प्रकार की थी ये हम पढ़ चुके हैं। और अब शुरुआत करेंगे हम आज व्याकरण से शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो देखो बात करते हैं व्याकरण की कि व्याकरण क्या होता है, व्याकरण किसे कहते हैं। तो व्याकरण का शाब्दिक अर्थ होता है बच्चों विश्लेषण करना। ये परीक्षा में पूछा गया था एक बार कि व्याकरण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो ये भी आपको याद रखना है, विश्लेषण करना। किन चीज़ों का विश्लेषण करना? व्याकरण के जो विभिन्न अंग हैं उन अंग, जैसे मान लीजिए वर्ण है, पद है, शब्द है। तो इस जैसे वर्ण हो गया तो वर्ण का उच्चारण स्थान, शब्द के अलग अलग जो भेद हैं उन सभी का जो व्यवस्थित तरीके से विश्लेषण करना होता है वो व्याकरण शास्त्र में किया जाता है। तो इसका शाब्दिक अर्थ अगर पूछा जाता है तो लिखना है विश्लेषण करना। भाषा के विभिन्न अंगों यथा वर्ण, शब्द, पद, वाक्य आदि में निश्चित और जो नियमबद्ध संबंध होते हैं उनका विश्लेषण व्याकरण शास्त्र में किया जाता है। आगे देखेंगे कि भाषा को शुद्ध रूप में बनाए रखने के लिए तथा उसका मानक रूप निर्धारित करने के लिए नियमों की आवश्यकता होती है, और ये नियम जो है वो व्याकरण शास्त्र हमें देता है। इन्हीं नियमों को योजनाबद्ध रूप में लिखे जाने को व्याकरण की संज्ञा दी गई है। तो अब हम इसकी परिभाषा देखेंगे। एक पंक्ति में अगर हम परिभाषा देखें इसकी तो आप यहाँ पे देखेंगे कि व्याकरण वह शास्त्र है, ये एक शास्त्र है। क्या है? एक शास्त्र है जो हमें किसी भाषा के शुद्ध रूप को लिखने और बोलने के नियमों का ज्ञान कराता है। कोई भी भाषा, जो भी भाषा होती है उसका अपना एक व्याकरण होता है। मतलब व्याकरण में होता क्या है? व्याकरण में नियम होते हैं, और अगर हमें किसी भी भाषा को शुद्ध रूप में बोलना और लिखना सीखना है तो हमें उन नियमों को सीखना पड़ेगा। और ये नियम हमें कौन बताएगा, कौन सिखाएगा? ये उस भाषा की व्याकरण। जैसे संस्कृत भाषा है तो संस्कृत की अपनी व्याकरण है, हिंदी भाषा है तो हिंदी भाषा की अपनी व्याकरण है, अंग्रेजी भाषा है तो अंग्रेजी भाषा की अपनी व्याकरण है। जैसे इसके टेंस है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इस तरीके से प्रत्येक भाषा की अपनी एक व्याकरण होती है जो उस भाषा को मानक रूप प्रदान करती है, जो उस भाषा के नियमों का हमें ज्ञान कराती है ताकि हम उन नियमों को सीख करके उस भाषा का शुद्ध रूप बोल सकें और लिख सकें। व्याकरण ही ऐसा शास्त्र है जो भाषा को सर्वमान्य बनाता है, मतलब सभी उसे स्वीकार कर लेते हैं, शिष्ट, सम्मत और स्थायी रूप प्रदान करता है। ये भाषा को कौन करता है? व्याकरण करता है। और हिंदी भाषा का व्याकरण जो है वो संस्कृत के व्याकरण के नियमों पर चलता है, क्योंकि मूल भाषा तो संस्कृत है, हिंदी का तो बाद में विकास हुआ। एक बोली जैसे खड़ी बोली थी, खड़ी बोली धीरे धीरे विकसित होती गई और फिर उसका विकास जो है वो हिंदी भाषा के रूप में हुआ। तो इसकी जो मूल व्याकरण है वो संस्कृत पर निर्भर करती है। तो संस्कृत के व्याकरण के आधार पर हिंदी भाषा के व्याकरण का विकास हुआ है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट देखेंगे व्याकरण के अंग। अब इसमें से जो कुछ भी आपकी परीक्षा में आने वाला है वो इसी में से कंप्लीट आ जाएगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। आप ये 3 टॉपिक पढ़िए, फटाफट से हम कोर्स कंप्लीट करेंगे और इसके प्रश्न आंसर भी हम साथ साथ में करते जाएंगे। और आगे हमें इसके लिए बहुत सारी चीज़ें आपको बताऊंगा जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगी। और हमारा टारगेट है 100 आउट ऑफ 100 बच्चों। हमारा टारगेट है 100 में से 100 नंबर आपको दिलाना है, और आपका उद्देश्य है 100 में से 100 नंबर लाना है। तो कैसे लाएंगे? इस तरीके से पढ़ते जाइए, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको इससे बाहर मिलेगा। ठीक है, हमने इसमें सब कुछ शामिल कर लिया है। बात करते हैं व्याकरण के अंग। कल हमने देखो भाषा के अंग देखा था, है ना? भाषा के अंग, भाषा के अंग। अब याद रखना भाषा के अंग
भाषा के अंग हैं वो 5 हैं और व्याकरण के जो अंग हैं वो 4 हैं। व्याकरण के 4 अंग हैं, भाषा के 5 अंग हैं। व्याकरण के जो 4 अंग है उसी में एक और जोड़ दिया जाए ध्वनि, इसका जो एक अलग अंग होता है वो होता है ध्वनि। अगर हम उसमें ध्वनि जोड़ दें तो वो भाषा के अंग हो जाते हैं। अगर भाषा के भेद पूछें तो भाषा के 2 भेद हैं बच्चों, मौखिक भाषा और लिखित भाषा, तो वो तो भाषा के भेद हो गए। भाषा के अंग पूछें तो ध्वनि, वर्ण, पद, शब्द और वाक्य। और इसी तरीके से भाषा के अगर अंग पूछा जाता है तो वही वर्ण, शब्द, पद और वाक्य, इसमें ध्वनि को शामिल नहीं किया जाता है। तो ये हो गए इसके 4 अंग हो गए। भाषा की मूल ध्वनियों के लिखित चिन्हों को वर्ण कहते हैं। वर्ण किसे कहते हैं, हमने कल भी देखा था कि जो ध्वनियां होती है, जो मुख से उच्चरित जो ध्वनियां होती है उनका लिखित रूप वर्ण कहलाता है। और ये वर्ण जो है ये किसी भी भाषा की सबसे लघुतम, सबसे छोटी इकाई होती है, इसके टुकड़े नहीं कर सकते हम, तो वर्ण कहलाती है। अब ये वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। वर्णों के मेल से, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। हम शब्द बनते हैं, शब्द से फिर पद बनते हैं। मतलब शब्द में जब विभक्ति को जोड़ दिया जाए तो पद बनता है और पद से फिर वाक्य का निर्माण होता है। एक पूर्ण विचार, पदों को मिलाकर के जब एक पूर्ण विचार प्रकट किया जाता है तो वो वाक्य कहलाता है, वाक्य होता है। तो इस प्रकार व्याकरण के जो है वो 4 अंग हो गए और ये 4 अंग मिलकर के एक व्याकरण को पूर्ण बनाते हैं। मतलब अगर व्याकरण में ये 4 अंग शामिल नहीं है तो वो व्याकरण पूर्ण नहीं होगा। क्या क्या होगा व्याकरण में? वर्ण होगा, वर्ण विचार होगा। वर्ण विचार में क्या क्या चीजें शामिल की जाएगी? तो उस वर्ण विचार में हम देखेंगे कि उस वर्ण का आकार कैसा है, उस वर्ण का उच्चारण कहां से हो रहा है। जैसे आपने देखा होगा वर्णों के अलग अलग वर्ग बने हुए हैं। जैसे क वर्ग, तो क वर्ग में होता है क, ख, ग, घ, ड़। नेक्स्ट है दूसरा च वर्ग, तो च वर्ग में होता है च, छ, ज, झ। फिर होता है ट वर्ग, तो ट, ठ, ड, ढ। तो ये वर्ग है ना, इन वर्गों का अपना एक उच्चारण स्थान होता है और एक उच्चारण स्थान से जितने भी वर्ण उच्चरित होते हैं उनको एक वर्ग में रखा है। जैसे अगर क की बात करें तो क, ये कंठियां हैं, कंठ से इनका उच्चारण होता है क, ख, ग, एक ही जगह से उच्चरित होते हैं। तो इनका उच्चारण स्थान देखा जाता है, इनका आकार देखा जाता है, इसके वर्गीकरण और उसके मेल से शब्द का निर्माण करने की जो प्रक्रिया वो सारी की सारी वर्ण विचार में आती है। इसके बाद आता है शब्द। तो शब्द में क्या होता है कि इसमें शब्द के भेद, क्योंकि शब्द अलग अलग प्रकार के होते हैं ना, ये पूरा इसमें डिटेल जो है वो व्याकरण में सब पढ़ा जाता है। शब्द की उत्पत्ति, उसकी व्युत्पत्ति, उसकी रचना आदि के साथ शब्द के प्रकारों का उल्लेख किया जाता है और इसका जो अध्ययन किया जाता है वो होता है शब्द विचार में। फिर आता है पद विचार। पद क्या होता है बच्चों, मैंने बता दिया कि विभक्ति युक्त शब्दों को पद कहते हैं और इस पद में, इसमें शब्द से पद के निर्माण की प्रक्रिया, पद के विभिन्न रूपों का वर्णन जो है वो पद विचार में होता है। और अंत में आता है वाक्य विचार। इसके अंतर्गत वाक्य से संबंधित उसके भेद, अन्वय और विश्लेषण, संश्लेषण, रचना, अव्यय और वाक्य निर्माण की प्रक्रिया को विश्लेषण जो है वो वाक्य विचार में किया जाता है। तो इस तरीके से हमने देखा ये व्याकरण के 4 अंग हमने देख लिए। नेक्स्ट, तो इसी के साथ हमारी व्याकरण वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ। यहाँ तक आपको पढ़ना है व्याकरण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, व्याकरण की परिभाषा क्या है और साथ ही साथ व्याकरण के भेद। बस इतना आपको इसमें याद रखना है, इसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ भी आपको याद नहीं रखना है। अब हम बात करेंगे लिपि की। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी प्रश्न बनेगा और आज हम इसको कंप्लीट करने वाले हैं और फिर हम कुछ प्रश्न यहाँ पे करेंगे। तो जो 2 दिन में हमने जो कुछ भी पढ़ा है वो सारा का सारा अगर आपको याद है तो एक एक प्रश्न का आंसर आप देने के योग्य बन जाओगे, ये मेरा वादा है आपसे। बच्चों लिपि की परिभाषा की अगर बात करें कि परिभाषा किसे कहते हैं, तो हमने ये देखा था कि सबसे पहले तो बात आती है भाषा की। भाषा किसे कहते हैं कि मुख से उच्चरित जो ध्वनियां होती है वो भाषा है। अब उस भाषा के 2 रूप हैं, एक तो मौखिक जो सीधा बोलते हैं और एक होता है उसका लिखित रूप जो लिखित भाषा है। अब ये जो लिखित रूप होता है उस लिखित रूप के लिए कुछ वर्णों का, कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है और वही जो है वो जो लिखित उस वर्ण चिन्हों का प्रयोग जो होता है उसे ही हम लिपि कहते हैं। तो इसको देखो कि भाषा के मौखिक रूप को अंकित करने के लिए जो चिन्ह बने हुए होते हैं उन्हें लिपि कहते हैं। मतलब मौखिक रूप के लिए जो शब्द हैं उन शब्दों को लिखित रूप में जो अभिव्यक्त करने के लिए जो चिन्ह बने हैं वो लिपि कहलाती है। अर्थात भाषा की ध्वनियों को जिन लेखन चिन्हों में लिखा जाता है उसे ही लिपि कहते हैं।
देखो दूसरे शब्दों में अगर हम कहें कि भाषा के लिखित ध्वनि संकेत को ही लिपि कहते हैं। जो भाषा होती है, जो हम बोल रहे हैं, इन बोलने को जब हम लिखित रूप देंगे उसका, तो वो एक न एक लिपि होती है। और इस प्रकार प्रत्येक भाषा की अपनी अलग लिपि होती है। मतलब प्रत्येक भाषा की तो नहीं कह सकते, पर अलग अलग भाषाओं की अलग अलग लिपियां होती हैं, क्योंकि एक लिपि में कई सारी भाषाएं शामिल होती है। जैसे हम देवनागरी लिपि की बात करेंगे, उसमें बहुत सारी भाषाएं हैं। तो इस तरीके से लिपि किसे कहते हैं कि जो भाषा हम बोल रहे हैं उसको जब हम लिखते हैं, तो लिखने के लिए जो एक विशेष चिन्हों का प्रयोग करते हैं, वर्णों का जो प्रयोग करते हैं, वो वर्ण एक लिपि में सम्मिलित किए जाते हैं, उसे लिपि कहते हैं। अब हम देखेंगे कि प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है। जैसे उर्दू की जो लिपि है वो फारसी लिपि है। अगर परीक्षा में मान लो पूछा जाता है, फारसी अगर नहीं आता तो इसकी नस्तालिक लिपि भी कहते हैं। पंजाबी की लिपि की बात करें तो बच्चों गुरुमुखी लिपि है। इसी तरीके से अंग्रेजी की अगर हम बात करें तो रोमन लिपि है। और कश्मीर की जो एक लिपि है वो है शारदा लिपि। तो ये कुछ लिपियां हैं। अब हम बात करेंगे हिंदी भाषा की लिपि की। भाषा का लिखित रूप स्थायी होता है और लिपि में वर्तनी चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। ये हो गया। अब देखो, अगर हम बात करें हिंदी भाषा की, तो हिंदी भाषा की जो लिपि है, हिंदी भाषा की जो लिपि है बच्चों, वो है देवनागरी लिपि। और इस देवनागरी लिपि में न केवल हिंदी लिखी जाती है, बल्कि और भी भाषाएं हैं। जैसे संस्कृत हो गया, हिंदी है, मराठी है, कोंकणी है, नेपाली है, प्राकृत है, पाली है, अपभ्रंश है। ये सारी भाषाएं आपको याद रखनी पड़ेगी। यहाँ से निश्चित रूप से एक प्रश्न आपका बनेगा। ठीक है। तो देवनागरी जो लिपि है, अब भारत में दो प्राचीन लिपियां होती थी बच्चों, खरोष्टी और ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि। तो ब्राह्मी से ही देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। और इस देवनागरी लिपि की भाषाएं होती है जैसे संस्कृत, क्योंकि मूल भाषा संस्कृत है, संस्कृत से ही फिर हिंदी का विकास हुआ है। तो संस्कृत, हिंदी, ये दोनों ही जो है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। साथ ही साथ आप नेपाल की भाषा नेपाली है। इसके अलावा हमारी जो मराठी भाषा है, कोंकणी भाषा है। उसके बाद जो भारत की प्राचीन दो जनमानस की जो भाषाएं थी, पाली और प्राकृत, वो भी जो है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो इस तरीके से आपको दो दो जोड़ों में याद करना है। जैसे संस्कृत और हिंदी हो गया, उधर अपन दक्षिण में चले जाएंगे, दक्षिण में चले जाएंगे तो मराठी और कोंकणी हो गया। उसके बाद उत्तर में चले जाएंगे तो अपनी नेपाली भाषा हो गई। और इस तरीके से आप दो दो भाषाओं के जोड़े में, और साथ ही साथ हमारी दो प्राचीन जो भाषाएं थी, प्राकृत और पाली, तो ये आपको याद हो जाएगा कि इतनी भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। चलिए, अब हम बात करेंगे देवनागरी लिपि की। देवनागरी लिपि बच्चों, देवनागरी लिपि भारत की दो प्राचीन लिपियां थी, ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि। ये जो ब्राह्मी लिपि थी, इसी ब्राह्मी लिपि से खरोष्टी लिपि का विकास हुआ है। इसी ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि का विकास हुआ है, खरोष्टी का नहीं, देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। ठीक है। देवनागरी लिपि की मुख्य विशेषताएं देखेंगे तो बच्चों, देवनागरी लिपि की, क्योंकि ये कई बार पूछा जाता है, देवनागरी लिपि की विशेषता बताइए। छोटा प्रश्न आया, लिखना पड़ा तो आपको फिर यहाँ से लिखना पड़ेगा। तो देखो, एक तो ये लिपि जो है ना, ये बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। जैसे अभी जो हमने ये लिखा है, ये यहाँ से लिखा जाकर, यह लिपि बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। हम लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ लिखते लिखते जाते हैं। तो एक विशेषता तो इसकी ये हो गई। फिर उच्चारण के अनुरूप लिखी जाती है, मतलब हम जैसा बोलते हैं वैसा लिखते हैं। इंग्लिश में आपने देखा होगा कई लेटर जो है वो साइलेंट रहते हैं, लेकिन हिंदी में ऐसा नहीं है, जैसा बोलेंगे वैसा ही लिखना पड़ेगा। देवनागरी लिपि एक वैज्ञानिक लिपि है, क्योंकि इसमें इसके जो है ना इसकी जो ध्वनियाँ होती है, उसमें वर्ण जो होते हैं वो स्वर और व्यंजन को मिला करके होते हैं। तो इस प्रकार ये जो है वो इसकी एक वैज्ञानिक विश्लेषण इसका वैज्ञानिक तरीके से होता है। एक वर्ग के वर्णों का उच्चारण एक स्थान से होता है, मैंने आपको समझा दिया। जैसे मान लो क वर्ग है, तो इसमें क वर्ग में क आ गया, ख आ गया, ग आ गया और घ आ गया। तो इनका उच्चारण एक ही जगह से होगा, क कंठ से। इसी तरीके से जैसे मान लो आप त देखिए, है ना, त, तो दांतों को टच करेंगे, जीभ को ऊपर के दांतों से टच करेंगे, तब त वर्ग के अंतर्गत जितने भी आते हैं, इसमें आता है त, थ, द, न, है ना, त, थ, द। तो इनका उच्चारण प्रत्येक वर्ग जो है, इस वर्ग के अंतर्गत जो इसके जो वर्ण हैं, उन समस्त वर्णों का उच्चारण स्थान एक ही जगह से होता है। नेक्स्ट देखो, इसके ध्वनियों में संसार की किसी भी भाषा का उच्चारण किया जा सकता है। इसके अलावा हम देखें, इसमें सिरोरेखा का प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक शब्द के ऊपर ऐसे ना ये सिरोरेखा खींची जाती है, ये सिरोरेखा होती है। तो ये देवनागरी लिपि की विशेषता है, आपको इसमें सिरोरेखा लिखनी होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखो, अगला बच्चों है हमारा, कि इसमें कुल जो है वो 44 वर्ण होते हैं। हिंदी भाषा की जो वर्णमाला है, इसमें कुल 44 वर्ण होते हैं, 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। ये कल वाली क्लास में हमने देख लिया था, दोबारा से हम इसे रिपीट न करेंगे।
इसके बाद इसमें स्वर होते हैं, कठोर स्वर और व्यंजन होते हैं, कठोर और कोमल वर्ण होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण होते हैं, अनुनासिक, अंत्येष्टि, ओष्ठ्य होते हैं। तो ये सारे इसमें होते हैं। ठीक है, तो अब आपको इतना सा बस याद रखना है। तो ये सारी चीजें हो गई और इसी के साथ हमारा ये अध्याय तो हो गया पूरा। अब हम यहाँ पे कुछ प्रश्न करेंगे और आपको आंसर देना है कि कौन से प्रश्न का राइट आंसर क्या है। बहुविकल्पात्मक प्रश्न है ये जो हमने अभी तक पढ़ा है, आपको पता चल जाएगा किस प्रकार के प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं, कैसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। और अगर आपने ये दोनों क्लास से कंप्लीटली देख ली तो आपका एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं जाएगा। और अगर फिर भी आपको लगता है कोई डाउट है तो हम बीच बीच में इसके प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। तो और कुछ अगर छूट गई हो कोई चीज़ तो हम वहाँ पे उसको ले लेंगे। तो ऐसे मैंने बताया था आपको, अगर याद करते हो, तैयारी करते हो तो आपके बच्चों 100 में से 100 नंबर लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। अपना टारगेट हमेशा बड़ा रखिए और उसके अनुरूप मेहनत करिए तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। आइए शुरुआत करते हैं, कुछ प्रश्न हम देख लेते हैं। ये सारे के सारे बहुविकल्पात्मक प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है कि विचारों को अभिव्यक्त करने का माध्यम क्या है। अगर हमारे मन में कोई विचार आया, अगर हमारे हृदय में कोई भाव उत्पन्न हुआ, हमने इसकी परिभाषा आपको देखो, पहले तो इसका आंसर है भाषा। इसका आंसर क्या है? भाषा। हमने भाषा की परिभाषा में क्या देखा था कि मनुष्य के भावों, जो हृदय में भाव उत्पन्न होते हैं और मस्तिष्क में विचार उत्पन्न होते हैं, तो भावों और विचारों को अभिव्यक्त करने का माध्यम ही भाषा कहलाता है। तो अभिव्यक्त, विचारों को अभिव्यक्त करने का माध्यम क्या है? भाषा। अगर इसके स्थान पर यह जाता कि मनुष्य के भावों को, मनोभावों को, है ना, भावनाओं या मनोभावों को, मनोभावों को व्यक्त करने का माध्यम क्या है? तो मनोभावों को व्यक्त करने का माध्यम भी भाषा है, विचारों को व्यक्त करने का माध्यम भी भाषा है। अगला प्रश्न देखो, मौखिक भाषा की विशेषता क्या है? जो भाषा के दो रूप हैं, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। जो मौखिक भाषा होती है, जो हम मुख से बोलते हैं, इस भाषा की क्या क्या विशेषता है? ऑप्शन देखो, एक तो स्वाभाविक होती है। बिल्कुल स्वाभाविक का मतलब हमें सोचना नहीं पड़ता कि हमें कैसे, जैसे लिखने में तो कई बार अगर आपको वर्ण लिखने नहीं आते ना तो प्रॉब्लम रहती है कि हम क्या लिखें, लेकिन इसमें बोलने में आपको सोचने की, विचार करने की आवश्यकता नहीं होती है। जो भी आपके मन में भाव आया उसे हम बोल देते हैं, तो स्वाभाविक होती है। वाक्य इसमें छोटे छोटे होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं, और ये परिवर्तनशील है, स्थायी नहीं है। स्थायी होती है लिखित भाषा, क्योंकि जो भाषा, जो शब्द हमने बोल दिए ना, उसके बाद वो स्थायी नहीं रहते, वो तो चले गए, तो इसलिए परिवर्तनशील है। तो इसका राइट आंसर रहेगा उपयुक्त सभी, तो इसका आंसर है घ। ठीक है, दूसरे प्रश्न का आंसर घ है। बच्चों अगर कोई डाउट है, मैं जो समझा रहा हूं उसमें अगर आपका कोई प्रश्न है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, या कोई भी अगर आपका क्वेश्चन है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, आपको इसका रिप्लाई मिलेगा। और निश्चित रूप से मैं प्रत्येक कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश कर रहा हूं। आप खुद देख लेना, जितने बच्चों ने मुझे आज तक कमेंट किया है, मैंने प्रत्येक बच्चे का रिप्लाई जो है वो दिया है, और आपको भी रिप्लाई मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, तीसरा। बाकी आपने और भी कहीं पढ़ा होगा तो आपके कमेंट का रिप्लाई नहीं मिला होगा, लेकिन मैं पूरे जितने भी कमेंट्स आते हैं उन सबका रिप्लाई करता हूं। नेक्स्ट देखो, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ऑप्शन एक वर्ण, दूसरा शब्द, तीसरा पद और चौथा वाक्य। भाषा के अगर हम अंगों की भी बात करें तो उसमें भाषा के जो अंग हैं उसमें हमने पढ़ा था, जब हमने वर्ण पढ़ा था तो वर्ण में हमने कहा था कि ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण जो है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई है, इसके और टुकड़े नहीं कर सकते। तो राइट आंसर रहेगा बच्चों इसका ऑप्शन क। अगला क्वेश्चन देखो, भाषा के मौखिक रूप में प्रयोग होता है। मौखिक जो बोल करके हम प्रयुक्त करते हैं उसमें क्या क्या होता है? उसमें केवल ध्वनि होती है, उसमें केवल वाक्य विन्यास होते हैं, उसमें केवल संकेत होते हैं, या उसमें केवल शाब्दिक उच्चारण होता है? तो बच्चों उसमें केवल ध्वनि होती है, मतलब जो हम बोलते हैं उससे केवल आवाज निकलती है, हमें कोई वर्ण नहीं दिखते, हमें कोई संकेत नहीं दिखते, क्योंकि जो केवल कानों से सुन सकते हैं हम, उसे दिखाई कुछ भी नहीं देता है। तो राइट आंसर रहेगा कि इसमें केवल ध्वनि होती है। मौखिक भाषा में केवल ध्वनि होती है, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता है। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन क। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा पांचवा प्रश्न है कि व्याकरण की आवश्यकता रहती है। व्याकरण की जरूरत क्यों पड़ती है? किसी भी भाषा के लिए, किसी भी भाषा का जो व्याकरण होता है उसका काम क्या है? उसका काम होता है बच्चों उस भाषा को एक सर्वमान्य भाषा बनाना, उसे एक पूर्ण रूप प्रदान करना। तो भाषा का वो उद्देश्य क्या होता है? भाषा को शुद्ध रूप में बनाए रखना, बिल्कुल ठीक है। भाषा का मानक रूप निर्धारित करना, बिल्कुल सही है। और भाषा के अंगों का नियमबद्ध विवेचन करना, बिल्कुल ठीक है। और उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर रहेगा। व्याकरण जो है ये सारे काम करती है, तो सही जवाब क्या रहेगा इसका? ऑप्शन ग। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न देखो, छठा प्रश्न है, भाषा के चिन्हों को प्रकट करने का माध्यम है। भाषा के जो चिन्ह होते हैं, है ना, चिन्ह मतलब जो लिखित भाषा जिस रूप में लिखी जाती है उसके चिन्ह है, उन चिन्हों को जो हम प्रकट करते हैं तो वो क्या है, ध्वनि है, लिपि है, व्याकरण है या वाक्य है। तो बच्चों ध्वनि नहीं है क्योंकि ध्वनि केवल बोली जाती है। लिपि है इसका सही जवाब, क्योंकि लिपि कहते किसे हैं कि भाषा की जो ध्वनि होती है उन ध्वनि के जो चिन्ह होते हैं उन चिन्हों का लिखित रूप ही लिपि कहलाता है। तो सही जवाब रहेगा यहाँ पे लिपि। अगला प्रश्न देखो, विभक्ति युक्त शब्द क्या कहलाता है। हमने जब पद पढ़ा था, तो पद में हमने देखा कि जो विभक्ति युक्त शब्द होते हैं वो पद कहलाते हैं। विभक्ति युक्त शब्द क्या होते हैं कि जैसे कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से जुदाई संबंध काके की अधिकरण में पे पर संबोधन हा हो हरे। अब आपको ये सारी चीजें याद नहीं रही होगी मैंने जो बोली हैं वो, लेकिन मैं लिख के बताता हूं कि जैसे मान लो कर्ता ने का मतलब होता है कि जो कर्ता होता है जो काम करता है, तो उसने जैसे किसी ने, जैसे मैंने पेन से पत्र लिखा, तो मैंने पेन से पत्र किससे लिखा है, पेन से। तो ये जो से शब्द है, ये से शब्द है, ये विभक्ति है और ये विभक्ति किसके साथ लगी है, पेन के साथ। तो शब्द के साथ जब विभक्ति लग जाती है तो वो पद कहलाता है। तो ये एक पद हो गया। तो विभक्ति युक्त शब्द क्या कहलाते हैं बच्चों, वो पद कहलाते हैं। राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन ग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है कि भाषा का आरंभ होता है ध्वनि से, अर्थ से, शब्द से या वाक्य से। तो भाषा का आरंभ बच्चों ध्वनि से होता है, क्योंकि भाषा के अंग क्या है, भाषा के अंग है ध्वनि, उसके बाद वर्ण, उसके बाद शब्द, उसके बाद पद और उसके बाद वाक्य। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन क। और हमारा अंतिम प्रश्न है बच्चों, अंतिम प्रश्न है, राइट, अंतिम प्रश्न है, भाषा के प्रमुख अवयव हैं। तो भाषा में बच्चों क्या आता है, भाषा में वर्ण आता है, शब्द आता है, पद आता है, वाक्य आता है। भाषा में वर्ण, शब्द, अनुच्छेद गलत, भाषा में शब्द, वाक्य, वर्ण, विचार गलत, और वर्ण, शब्द, वाक्य, भाषण गलत। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन 1। तो इस तरीके से ये हमने 9 प्रश्न कर दिए और इसी के साथ हमारा टॉपिक हो गया पूरा बच्चों। कौन सा टॉपिक, भाषा, व्याकरण और लिपि का परिचय। 2 दिन में हमने कंप्लीट कर दिया और ये आपकी परीक्षा में 2 नंबर के प्रश्न इस टॉपिक में से बनेंगे। अब हम यहाँ के इसके जो कुछ प्रश्न आंसर रहे हैं, जो नेक्स्ट कभी बीच बीच में कभी कभार इसके प्रश्न आंसर भी लेते रहेंगे, ताकि इससे रिलेटेड कोई भी अगर आपका डाउट, इससे रिलेटेड कोई भी अगर आपका कंफ्यूजन रहा हो तो वह आपका दूर हो जाएगा। बच्चों इसी प्रकार हमारी क्लास रेगुलरली चलेगी और ये हिंदी अनिवार्य की जो हमारी क्लास है ये आपको शाम को प्रतिदिन आपको 5 बजे जो है वो यूट्यूब पे मिलेगी। ठीक है, ये क्लास यूट्यूब पे मिलेगी। हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है अलग से। जो बच्चे नए हमारे साथ जुड़े हैं, बाद में जो बच्चे जुड़े हैं उनको बता देता हूं कि इसकी हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, यूट्यूब पे जाइए, वहां पे सारी ये क्लासें आपको क्रम से मिल जाएगी। या फिर अगर पूरा कोर्स एक साथ आप चाहते हो जिसमें आपकी किताबें दोनों, आरो जो है आरो भाग 2, उसका गद्य खंड, उसका पद्य खंड, साथ ही साथ इसकी जो सेकंड बुक, साथ ही साथ इसके जो पत्र एवं प्रारूप और इसकी व्याकरण और जो कुछ भी अपना सिलेबस में है, बोर्ड एग्जाम में है, वो सब कुछ अगर आप एक ही जगह प्राप्त करना चाहते हो तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो। हमारा ऐप है बच्चों EDUCATION, एजुकेशन RISE। इस ऐप को प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हो, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे क्लिक करके आप इस ऐप को डाउनलोड करोगे तो वहां पर हिंदी का कंप्लीट कोर्स आपको मिल जाएगा। सबसे पहले आपको सिलेबस मिलेगा, सिलेबस के बाद वहां पे आपको ब्लूप्रिंट मिलेगा, दोनों की PDF मिलेगी, दोनों की वीडियोस मिलेंगे। उसके बाद फर्स्ट चैप्टर से लेकर के किताब के दोनों जो काव्य खंड है, गद्य खंड है, पद्य खंड है, प्रत्येक चैप्टर का आपको वहां पे PDF के रूप में नोट्स मिलेगा, प्रश्न उत्तर मिलेंगे, MCQs मिलेंगे, साथ ही साथ वहां पे ऑनलाइन टेस्ट मिलेगा आपको। ऑनलाइन टेस्ट में जैसे ही आप टेस्ट सबमिट करोगे ना, टेस्ट में जो प्रश्न है आपने प्रश्न करके जैसे ही कंप्लीट करोगे, हाथों हाथ आपको रिजल्ट मिलेगा कि आपके कितने नंबर आए, आपकी रैंक कहाँ है, बाकी बच्चों से आप कितने आगे हैं, कितने पीछे हैं, आप कहाँ रैंक कर रहे हैं, ये भी आपको पता चलेगा। और उसके बाद जो प्रश्न गलत हुआ उसका राइट आंसर क्या वो भी आपको वहां पे पता चलेगा। आपकी जो मर्जी है वो टॉपिक आप वहां से पढ़ सकते हो, कहीं पर आपको ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। नहीं तो यूट्यूब पे क्या होता है, जैसे एक टॉपिक आपने पढ़ लिया और नेक्स्ट टॉपिक जब आपको पढ़ना होता है तो फिर यूट्यूब पे सर्च करते हो, किसी और का वीडियो आएगा, कहीं से मिलेगा, कहीं टॉपिक सही ढंग से नहीं मिलेगा। लेकिन इस ऐप में सारे कोर्सेज मेरे द्वारा पढ़ाए हुए हैं, हिंदी कंपलसरी, इंग्लिश कंपलसरी, हिंदी साहित्य, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये सारे कोर्सेज आपको हमारे ऐप में मिल जाएंगे। प्रत्येक टॉपिक वाइज शानदार ढंग
ढंग से हमने इसको बना रखा है, तो एक बार जरूर ट्राई करिएगा। इसके अलावा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम का सबका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहाँ से आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो आज की हमारी ये क्लास तो यहीं तक चलेगी। हमारी शाम को बच्चों 7 बजे इंग्लिश की क्लास आएगी। इवनिंग में 7 बजे इंग्लिश की क्लास होगी। उसके अलावा हमारे शाम को 8 बजे एक लाइव क्लास भी आती है। तो अगर लाइव क्लास भी अगर आप अटेंड करना चाहते हो तो शाम को 8 बजे हमारे साथ जुड़ सकते हो। तो इसी के साथ इस क्लास में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, क्लास वीडियो पसंद आया है तो लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और इसी तरीके से पढ़ते रहेंगे, बोर्ड एग्जाम में टॉप करेंगे। धन्यवाद।